everybody, welcome back to another class of business studies for class 12. In today's topic, we are going to continue with the chapter Principles of Management. And in today's discussion, rather explanation, we would talk about Henry Fayol. Now from the name itself, you have got the idea or the notion what we are going to discuss today. Yes, we are going to discuss about Henry Fayol and the principles, the 14 general principles that are the fundamental principles given by Henry Fayol. Born on 29th July 1841 in Istanbul, Turkey, Henry Fayol was a French mining engineer, mining executive, author and director of mines, and he had developed the general theory of business administration, and that is known as Fayolism. He has given us the book named General and Industrial Management, and in this book he has described the 14 principles of management. He is said to be the real father of modern management. From his practical experience, he had developed some techniques and he brought out the basic management principles which would make the organization work in a best way. He, as I said, wrote the book entitled General and Industrial Management. It was in French and later on it was translated in English. And now friends, let us come to this 14 principle, Henry Fayol's 14 principles of management. The first principle of this 14 is division of work. Second comes authority and responsibility. Third is discipline. Next, unity of command. Then unity of direction. Next is sixth is subordination of individual interest. Seventh, remuneration. Eighth, the degree of centralization. Ninth, scalar chain. 10th, order. 11th, equity. 12th, stability of tenure. 13th, initiative, and the last one is spirit de corps, which means team spirit. So these were the 14 principles by name. And now let us discuss one by one these principles. Division of work, कार्य का विभाजन. किसी भी संस्था में जितने भी कार्य है, जो भी कार्य होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक इंडिविजुअल को वो काम दे दिया जाता है जो व्यक्ति उस काम को बड़ी निपुणता के साथ अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट जो है वो उस काम को वो बढ़िया से पूरा कर सकता है. अब इस तरह से जब हम काम को बांट देते हैं तो एक व्यक्ति बार बार वही काम करते रहते हैं और इससे क्या होता है, उसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है. उस काम को करने का जो निपुणता है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाता है. और उस व्यक्ति का जो क्रिएटिविटी है, मतलब इस काम को कभी इस तरीके से करके कभी दूसरे तरीके से करके ये जो क्रिएटिविटी उनका है वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं और द बेस्ट जो है प्रोडक्ट निकल के आता है, द बेस्ट वर्क निकल के आता है. अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमें फ़ायदे क्या हैं. सबसे पहला फ़ायदा यही है कि हम स्पेशलाइजेशन गेन करते हैं और हमारा वर्क एफिशिएंसी जो है, वर्कर्स का जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है. लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को अपने संस्था में फॉलो नहीं करते हैं तो वर्कर्स का एफिशिएंसी घटता जाएगा, वो काम से ओवरबर्डन रहेंगे और स्पेशलाइजेशन भी नहीं अचीव कर पाएंगे. और अब आते हैं दूसरा जो प्रिंसिपल है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथोरिटी का मतलब होता है काम करने का जो
पावर दिया जाता है, द पावर इन द हैंड टू डू सम वर्क, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द लायबिलिटी, दैट यू आर गिवन सम वर्क सो यू आर लायबल टू कंप्लीट इट। और साथ ही साथ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आता है, जवाबदेही ना। अब ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों साथ साथ चलना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी को कोई पावर दिया गया है, काम करने का कोई ड्यूटी दिया गया, मतलब कोई क्षमता दिया गया है, तो साथ ही साथ उसका ड्यूटी ये बन जाता है कि वो उस काम को सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से उसको वो पूरा करे। अब देखिए, अगर हम ये प्रिंसिपल को अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो हमें अब क्या होता है, सबसे पहला लाभ ये है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं और इंक्रीज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ का जो आत्मबल है उसको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो तब हमारा क्या हो जाएगा कि आत्मबल जो है वो घटेगा, सही ढंग से काम नहीं होगा, केओस एंड कन्फ्यूजन हो जाएगा, मतलब कौन किसको जवाबदेही देगा, इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर टू बी फॉलोड व्हाइल यू आर डूइंग। जब आप कोई काम कर रहे हैं संस्था में तो उस वक्त आप क्या नियम, क्या अनुशासन फॉलो कर रहे हैं। तो अनुशासन जो है वो हर एक कार्य में चाहिए, बिना अनुशासन के आपका कार्य जो है वो पूरी तरह से नहीं ठीक ढंग से हो पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है उसमें टकरार आएगा। इस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं, इफ़ यू फॉलो दिस प्रिंसिपल, तब आपका क्या होगा, आपका संस्था के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मतलब रेपुटेशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पूरा नहीं करते, इसको फॉलो नहीं करते, तो भारी डिसऑर्डर आपको दिखेगा। चौथा जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को एक ही व्यक्ति से आदेश या दिशा निर्देश मिलना चाहिए। जैसे अगर आपके घर में आप ही है और आपके और 3-4 भाई बहन हैं, उसको पिताजी कुछ कहे, फिर माताजी कुछ कहे, फिर दादाजी कुछ कहे, अब वो भाई बहन जो आप लोग हैं वो समस्या में हो जाएंगे कि किसकी बात सुने भाई, है ना, सभी तो बड़े हैं, सबका बात सुनना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, केओस और कन्फ्यूजन अराइज करता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए द एम्प्लॉयज़, संस्था में भी ये बात होता है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, एक ही बॉस के से जो है उनको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होता है कि आप फिक्स कर सकेंगे कि किसको क्या दायित्व दिया गया है, सुपीरियर का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, इसके बाद सबऑर्डिनेट का एफिशिएंसी बढ़ जाता है और एक शांतिपूर्ण वातावरण आपके संस्था के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो देयर विल बी हाई डिसऑर्डर एंड केओस। पांचवा जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब हो जाता है कि एक हेड और उसके अंडर में एक प्लान। ना सपोज जैसे कि आपके विद्यालय का बात ले लीजिए, जैसे शिशु मंदिर भी चल रहा है, विद्या मंदिर भी चल रही है, ठीक है ना। तो शिशु मंदिर का जो कार्य है वो शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी देखते हैं और विद्या मंदिर के कार्य कौन देखते हैं, विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी, है ना। तो विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी शिशु मंदिर के कार्य में जाके दखलंदाजी नहीं करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, दोनों सुपीरियर्स के बीच में जो है केओस या ईगो प्रॉब्लम आ सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना काम को सही ढंग से नहीं देख पाएगा। अगर इस प्रिंसिपल को, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो अप करते हैं तो
हमारा जो एडवांटेज क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे कि उस डिवीज़न के काम को, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिवीज़न के काम हम देख रहे हैं तो उसमें हम निपुणता हासिल करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल को तो हम स्पेशलाइजेशन का जो एडवांटेज है वो नहीं ले पाएंगे। इसके बाद ये है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स जनरल इंटरेस्ट। दोस्तों आप एक बात देखिए कि आपके हाथ में 5 उंगली है और 5 उंगली का साइज, शेप सब कुछ अलग है। एक उंगली जो है ना, एक उंगली जो है उसका कुछ अलग ही उद्देश्य होता है। ये थंब का है ना, ये ऐसे ऐसे मतलब रिजिडिटी थोड़ा उसमें है, लचीलापन थोड़ा कम है। तो संस्था में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका अलग अलग उद्देश्य होता है जिस वजह से वो उस संस्था में आके जुड़े हैं। तो इन सब का उद्देश्य को एक साथ केंद्रित करके कॉमन जो इंटरेस्ट है उसकी ओर बढ़ाना चाहिए। इसके बाद देखिए ये जो प्रिंसिपल है इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो वी विल बी ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी। दूसरा है सबको प्रॉफिट मिलेगा, सबको फ़ायदा मिलेगा संस्था से। और तीसरा जो है कि संस्था का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा होगा। लेकिन अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ह्यूमैनिटी का जो रूल है वो वायलेटेड होगा, जेलसी एक दूसरे के अंदर पैदा होगा, ठीक है ना, हिंड्रेंस ऑफ वर्क इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं 7वां प्रिंसिपल पर और वो है रेमुनरेशन। इस प्रिंसिपल के तहत ये कहा जा रहा है कि सभी व्यक्ति को फेयर वेज देना चाहिए, ठीक है, दैट द वर्कर शुड बी गिवन रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम सबको रीजनेबल तनख्वाह देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं संस्था में, तो वर्कर्स एक संस्था का मतलब हमारे संस्था जो है अगर उसको छोड़कर दूसरे संस्था में नहीं जाएगा, जिसको कहते हैं लेबर टर्नओवर जो है वो कम होगा। इसके बाद जो है सभी वर्कर्स जो है संतुष्ट होकर काम करेंगे, वो असंतुष्ट नहीं होंगे, वो अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे, ठीक है। केवल तनख्वाह ही नहीं, एम्प्लॉयज़ को अगर कोई दुर्घटना उनके साथ हो जाती है तो उनको कंपेंसेशन भी देना चाहिए ताकि वो दिमाग जो है से किसी भी प्रकार के नेगेटिव बातों को निकालकर वो पूरी तरह से संस्था का होकर काम कर सके। अब आते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल के तहत ये कहा जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट बोथ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये भी जो है बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए। जो मेन काम होता है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और उसके बाद काम को जब हम बांट देते हैं तो वो वहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। जैसे कि टॉप लेवल में जो भी डिसीशंस वगैरह होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस रूल्स पॉलिसीज़ को मिडिल लेवल और फिर सुपरवाइजरी लेवल को पास आउट किया जाता है जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है। अब आते हैं स्केलर चेन। न स्केलर चेन मतलब द लाइन ऑफ अथॉरिटी, और ये लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है ये हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, जैसे कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, ठीक है। स्केलर चेन फियोल के मुताबिक इस चेन को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम सभी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन समस्या क्या होता है कि सेम लेवल पर जो मैनेजर्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ जब उनका कांटेक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फेयोल ने स्केलर चेन के साथ यूनिटी लाने के लिए आपको गैंग प्लैंक मतलब पट्टा तख्ता जिसको कहते हैं, लकड़ी का एक लैडर जैसा, 2 लेवल के मैनेजर्स है ना, 2 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आसानी से एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकें,
वे अपने समस्याओं का डिस्कशन कर सके। तो इसलिए ये स्केलर चेन विद गैंग प्लान फेयोल ने दिया है। अब इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते हैं तो सही ढंग से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच सकता है। हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकाल सकते हैं और एक बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स, बिटवीन टू सुपीरियर्स और बिटवीन टू सबऑर्डिनेट्स जो है क्रिएट हो सकता है। अब इसके बाद जो है प्रिंसिपल वो है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आदेश देना नहीं होता है, यहाँ ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मटेरियल्स, प्रॉपरली अरेंज करना। जैसे घर में आप चाय बनाने के लिए गए और वहाँ पे सारा चीज़ ऐसे ही बिखरा हुआ है, आपको सही पता नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ रखा है, चाय पत्ती कहाँ रखा है। देखिए हम घर से शुरू करते हैं क्योंकि घर एक बहुत बड़ा संगठन है जहाँ पर इन सभी प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं। आप खोज के देखिएगा, ठीक है। अब जो है ये ऑर्डर का मतलब है कि सही चीज़ों को, सही व्यक्ति को सही जगह पर प्लेस करना ताकि काम में डिले नहीं हो। पहला बेनिफिट इस ऑर्डर इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से। दूसरा है एक डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में कामकाज हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर सोशल मैन और मटेरियल दोनों का ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि वस्तुओं को ऑर्डरली प्रॉपरली प्लेस करके रखना, सही जगह पर रखना। और सोशल ऑर्डर का मतलब होता है कि लोगों को सही ढंग से सही जगह पर प्लेस करना। अगर हम ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल नहीं करते हैं, मतलब कि मिसप्लेसमेंट अगर करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मिसयूज़ और वेस्टेज ज़्यादा होता है। अब जो प्रिंसिपल आ रहा है वो है इक्विटी, समानता। द मैनेजर जो है वो सभी सबऑर्डिनेट्स को समान भाव से देखे, किसी के प्रति ज़्यादा नहीं कर देना है और किसी के को कुछ कम नहीं दे देना है। इस तरह के व्यवहार अगर मैनेजर से आते हैं या टॉप लेवल के किसी भी बॉस से किसी सबऑर्डिनेट के ओर आ रहे हैं इस तरह के व्यवहार, तो उससे क्या होता है, असंतुष्ट, डिससैटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, वो डेवलप होता है। लोग मतलब वर्कर्स जो है वो फील करता है कि ये मुझे पसंद नहीं करता है, चलो उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो इस तरह का भाव अगर कर्मचारियों के बीच, वर्कर्स के बीच आ जाता है ड्यू टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मैनेजर्स थॉट, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसमें बाधाएं आ सकती है और निश्चित तौर पर आएगी, ठीक है ना। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो है वो मतलब ऑलवेज सेटिस्फाइड रहेंगे, उनके पास एक सेंस ऑफ डिवोशन होगा, ठीक है ना। वे हमारी वो जो मैनेजर्स की बात जो है वो आराम से सुनेंगे। इसके बाद जो प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मतलब कि हम कितना ज़्यादा वक्त एम्प्लॉयज़ को अपने संस्था में रख सकें, क्योंकि बार बार अगर एम्प्लॉयज़ एक संस्था को छोड़ के दूसरे संस्था में चले जाएंगे, जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इससे पहले भी शायद कभी तो मुलाकात नहीं हुआ होगा तो बताया नहीं है, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर एक टीचर थे, आर्ट के टीचर, बड़े ही अच्छे कलाकार थे। वो बहुत बढ़िया से बच्चों को सिखाते थे और बच्चे भी मज़े लेकर सीखते थे। पूरे स्कूल की व्यवस्था में वो जुड़ गए थे, ठीक है ना, उसको समझ लिए थे। लेकिन एकाएक क्या हुआ, उनको सरकारी नौकरी में किसी और जगह पर ज़्यादा पैसा उनको मिला तो वो वहाँ चले गए। प्रॉब्लम कहाँ हुआ, अपने संस्था को, क्योंकि अब जो वो गए हैं तो उनके जैसा दूसरा कोई नहीं आ पाया। तो इस तरह से अगर वो नहीं जाते तो हमारे संस्था को इस तरह का झटका नहीं लगता। लेकिन तो ये पॉइंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, मतलब हम एम्प्लॉयज़ पर इतना ध्यान दें कि वो हमारे संस्था को छोड़ के नहीं जाए। इसके बाद आ रहा है इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव मतलब एम्प्लॉय को इस तरह से अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि वो भी अपनी बात रख सके। इससे क्या होता है कि फ्यूचर मैनेजर्स हम क्रिएट कर पाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को ये फील करा देते हैं कि दैट दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्लान्स को भी अगर हम अपने कार्य में शामिल करते हैं तो वो और लॉयल्टी के साथ वो काम करते हैं। एंड नाउ द लास्ट प्रिंसिपल, स्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब टीम वर्क। एकता में ही विजय है, ठीक है ना। कोई भी काम जो है वो आई में नहीं वी में होना चाहिए। संस्था में सभी लोग ग्रुप में काम करते हैं टीम वर्क के तहत। बिकॉज आप शुरुआत में पढ़े हैं वन ऑफ द मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो टीम वर्क है, वो ग्रुप एक्टिविटी है। तो इसीलिए सब एम्प्लॉयज़ एक साथ एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो संस्था का जो कार्य का जो वातावरण है वो सुखद होगा। इट विल बी वेरी नाइस, इट विल बी प्लीजिंग, एवरीबडी विल बी एबल टू easily achieve their objectives. Friends and viewers and my dear students also, है ना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है, please give a thumbs up and do subscribe my channel and share it with your friends too. Give me your support and I will prove better. Thank you for viewing. Thank you for your support.